क्लासेस रेनी में आप सभी का स्वागत है। कल हमारा चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन विलियन, और जो सॉल्यूशन चैप्टर था उसमें सांद्रता तक हो गया टॉपिक, और हमने सांद्रता की एक इकाई पढ़ ली जिसका नाम था प्रतिशतता। तो हमने सांद्रता की एक इकाई पढ़ी थी प्रतिशतता, ठीक है। प्रतिशतता हमने पूरी की है। अब हम इस प्रतिशतता पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो प्रतिशतता पर आधारित न्यूमेरिकल करें तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है प्रतिशतता पर 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड है 11 ग्राम। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलियन बनाया गया। तो 11 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड से 500 ml विलियन बनाया गया, ठीक। इस विलियन का घनत्व, ये जो विलियन बनाया है इस विलियन का घनत्व, तो विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर प्राप्त होता है। तो इस विलियन का घनत्व कितना प्राप्त होता है? 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है ना। विलियन का घनत्व इतना आया। तो उसने कहा तो द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। तो इसका द्रव्यमान प्रतिशत बताना है। नहीं, ये हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है प्रतिशतता का, और इसमें द्रव्यमान परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 11 ग्राम से, यानी ऑक्जेलिक एसिड जो है उस ऑक्जेलिक एसिड की जो मात्रा है, ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा, ये बराबर है 11 ग्राम। इसका मतलब ऑक्जेलिक अम्ल से 500 मिलीलीटर विलियन बनाया गया है। तो ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा 11 ग्राम है हमारे सामने। इसका मतलब ऑक्जेलिक अम्ल इस प्रश्न में विलय है। क्या है ये? विलय। इसका मतलब विलय की मात्रा 11 ग्राम प्राप्त हुई हमें, ठीक है ना। अब हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए विलियन की मात्रा चाहिए। तो भाई विलियन का द्रव्यमान कितना होगा? विलियन का द्रव्यमान, और विलियन का द्रव्यमान तो प्रश्न में दे ही नहीं रखा है, और विलियन का द्रव्यमान निकालेंगे कैसे? बराबर ये जो घनत्व है इसको गुना करेंगे आयतन से। तो विलियन का घनत्व, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ठीक है ना। यानी घनत्व होता है D बराबर m/v। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा? घनत्व गुणा आयतन होगा, घनत्व गुणा आयतन होगा, ठीक है ना। तो हमारे सामने जो स्थिति थी इसमें घनत्व 1.1 है, आयतन 500 है, तो ये हो गया 550 ये ग्राम, ठीक है। तो विलियन का द्रव्यमान कितना प्राप्त हो गया? 550 ग्राम प्राप्त हो गया। अब हमारे सामने द्रव्यमान प्रतिशत है, यानी स्मॉल w अपॉन कैपिटल W परसेंटेज बराबर। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है विलय की मात्रा बटे विलियन की मात्रा इंटू 100। विलय की मात्रा अपॉन विलियन की मात्रा गुणा 100। नहीं, तो विलय की मात्रा कितनी है? 11। विलियन की कितनी है? 550, और गुणा कितना? 100, ठीक है। तो परसेंटेज कितनी आएगी इसकी? 0 से 0 हट गए, 11 5 5 गुनी, यानी W अपॉन W परसेंटेज बराबर कितना होगा? 2%। तो इस प्रश्न का आंसर कितने परसेंट आया? 2% आया, ठीक है ना। 11 ग्राम से इतना विलियन बना, विलियन का आयतन इतना है और घनत्व इतना है, तो आयतन और घनत्व को गुणा कर दिया तो द्रव्यमान आ गया विलियन का। तो ये विलियन की मात्रा प्राप्त हो गई। विलियन की कितनी मात्रा है? 550 ग्राम मात्रा है, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने पहला न्यूमेरिकल हो गया। नहीं, इसके बाद नेक्स्ट अगले न्यूमेरिकल पर चले। किसी न्यूमेरिकल में यदि परसेंटेज दी होती है, नहीं क्या, अगर किसी न्यूमेरिकल में यदि प्रतिशतता दी होती है तो उस प्रतिशतता को आगे कैसे डिफाइन करते हैं? उसके लिए तरीका क्या है? जैसे उसने कहा 25% V/V। अब भाई 25% V/V का तात्पर्य क्या है?
भाई 25% V अपॉन V का तात्पर्य क्या है? इसका मतलब टोटल, टोटल भी ऊपर भी नीचे भी, आयतन आयतन, टोटल विलयन का जो आयतन है, विलयन का आयतन टोटल कितना होगा? 100 ml होगा। कितना होगा? 100 ml होगा। और इस 100 ml में विलय कितना? विलय का आयतन कितना? विलय का आयतन बराबर 25 ml होगा। यानी 25 ml से कितना ml विलयन बना? 100 ml बना। तो विलायक कितना होगा? विलायक कितना होगा? विलायक का आयतन कितना होगा? बराबर 75 ml होगा। भाई 100 माइनस 25, ठीक है ना, क्योंकि विलयन बराबर क्या होता है? विलय प्लस विलायक, ठीक है। तो विलय प्लस विलायक, तो 100 बराबर ये 25 प्लस विलायक सोलवेंट। तो सोलवेंट बराबर कितना हो गया? 75 हो गया ना, कि सोलवेंट 75 ml हो गया ये। तो 25% V अपॉन V का क्या तात्पर्य होता है? 25% का तात्पर्य होता है कि टोटल विलयन 100 का, उसमें विलय का आयतन 25, विलायक का 75। ये 25% V अपॉन V का तात्पर्य है, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल ले। अगला न्यूमेरिकल क्या है? अगला न्यूमेरिकल है, उसने कहा 2% W अपॉन V NaCl का 500 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी? तो कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी? 2% W अपॉन V का कितना विलयन बनाना है? 500 ml। इसका मतलब ये W अपॉन V का प्रश्न है, मतलब द्रव्यमान आयतन परसेंटेज का प्रश्न है। इसके अंदर उसने विलयन का आयतन तो दिया, विलयन का आयतन बराबर कितना दिया? 500 ml दिया, ठीक है ना। उसने द्रव्यमान आयतन परसेंटेज कितनी दी? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत दी 2%। और किसकी मात्रा पूछी? NaCl की मात्रा बराबर बताओ कितनी होगी, ठीक है। न्यूमेरिकल के अंदर सूत्र है हमारे पास, W अपॉन V परसेंटेज बराबर क्या होता है? विलय का द्रव्यमान यानी उसकी मात्रा बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और इंटू कितना लगेगा? 100। अब ये परसेंटेज तो कितनी है? 2। इसका हमें निकालना है कि ये मात्रा कितनी आएगी। मान लो m आएगी, विलयन का आयतन कितना? 500, और गुणा कितना? 100। तो m बराबर कितने ग्राम आएगा? 10 ग्राम। इसका मतलब NaCl का 2% का 500 ml विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl लेना पड़ेगा? 10 ग्राम NaCl लेना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है ना। तो 10 ग्राम NaCl से 2% क्या बन जाएगा? W अपॉन V बन जाएगा। कितने विलयन का बन जाएगा? आधे लीटर का बन जाएगा, यानी 500 ml का बन जाएगा, ठीक है ना। ये भी हमारे सामने एक न्यूमेरिकल था। ये न्यूमेरिकल भी परसेंटेज पर आधारित था, ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल भी प्रतिशतता पर आधारित था, नहीं। तो हमारे सामने न्यूमेरिकल हो गए द्रव्यमान प्रतिशत पर। इसी प्रकार अगर कोई और भी न्यूमेरिकल दिया जाता है तो उसको हल करने का तरीका यही होगा, ठीक है। अगले भाग पर चले। अगला ऐसे है, उसने कहा कि 22 ग्राम लिखा, 22 ग्राम CCl4 को 122 ग्राम बेंजीन में डाला गया। ये न्यूमेरिकल नंबर 3 है। तीसरा, 22 ग्राम CCl4 को किस में डाला? 122 ग्राम बेंजीन में डाला गया। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो भाई 22 ग्राम CCl4 को 122 ग्राम बेंजीन में डाल रहे हैं। इसका मतलब ये विलय है, इस 22 ग्राम विलय को 122 ग्राम विलायक में डाल रहे हैं, ठीक है ना। यानी CCl4 की मात्रा
तो भाई CCl4 क्या है इसका विलय, और विलय की मात्रा कितनी है 22 ग्राम, हो गई 22 ग्राम। और बेंजीन की मात्रा, बेंजीन की मात्रा, बेंजीन क्या है इस प्रश्न में विलायक है, और इसकी मात्रा कितनी है 122 ग्राम है। तो टोटल विलयन की मात्रा कितनी हुई, विलयन की मात्रा बराबर कितनी हुई 22 प्लस 122 बराबर 144 ग्राम। कितने ग्राम हो गई 144 ग्राम मात्रा हो गई। ठीक है, समझ में आया यहां तक। भाई 22 ग्राम को 122 में डाल दिया, 22 ग्राम को 122 ग्राम में डाल दिया, ठीक है ना। तो 22 ग्राम को जब 122 ग्राम में डाला तो हमारे सामने स्थिति है उसका द्रव्यमान परसेंटेज निकालना है। और द्रव्यमान परसेंटेज का सूत्र हम जानते ही हैं, W/W परसेंटेज बतानी है कितनी होगी। तो विलय अपॉन विलियन इंटू 100, विलय कितना 22, विलियन कितना 144 इंटू 100 होगा ये 2 से घटा 11 बार, ये 2 से घटा 72 बार हो गया ना ये, यानी 1100 बटे 72, एक बार भाग जाएगा ये, जाएगा ना। इसके बाद ये 8 होगा, ये 3 होगा, ठीक 380 हो जाएगा। इसके बाद 15 बार भाग जाएगा, 5 बार जाएगा सॉरी, ठीक है। तो 5 बार भाग जाएगा, 360 20 बचेगा, 2 के बाद 2 बार जाएगा। तो कितने परसेंट हुआ ये 15.2% हो गया है, ठीक है ना। आपके सामने स्थिति है इसकी 15.2% इसका आंसर आएगा भाग देने पर। तो इस विलयन का द्रव्यमान परसेंटेज कितना होगा 15.2%। और इसमें ध्यान क्या रखना है, विलय और विलायक को जोड़कर किसकी मात्रा निकालनी है विलयन की। विलयन की मात्रा विलय और विलायक को जोड़ने से ही निकलेगी। विलय विलायक को जब जोड़ देंगे तो विलयन की मात्रा आ जाएगी, ठीक है ना। तब हमारे सामने स्थिति इसकी बनी जाएगी ये। नहीं, ये हमारे सामने टॉपिक हो गया परसेंटेज का। न्यूमेरिकल हो गए प्रतिशतता पर, 3 न्यूमेरिकल बता दिए हैं आपको परसेंटेज पर, ठीक है। अगर मान लो वो कहता है कि 25% W/W है, तो इसको कैसे लिखोगे भाई 25% W/W का तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब विलियन, विलियन कुल कितने का, विलियन की माना मात्रा कितनी होगी 100। अब ऊपर भी W नीचे भी W, तो ग्राम लगेगा। विलयन की मात्रा कितनी है 100 ग्राम। 100 ग्राम में विलय कितना, विलय की मात्रा 100 ग्राम में कितनी है 25 ग्राम है। तो विलायक की मात्रा कितनी होगी, विलायक की मात्रा कितनी होगी 75 ग्राम होगी। और अभी ये भी बताया था 25% V/V क्या होता है, इसका बताया था 100 ml होता है, ये 25 ml होता है और ये 75 ml होता है, क्योंकि इसमें आयतन बटे आयतन है, इसमें द्रव्यमान बटे द्रव्यमान है, इसलिए दोनों में अंतर तो होगा ही ना, ठीक है। तो दोनों में स्थिति स्पष्ट है द्रव्यमान परसेंटेज में, कि द्रव्यमान जो प्रतिशत होता है वो इसी प्रकार निकाला जाता है, किसी का भी द्रव्यमान परसेंटेज इसी प्रकार निकालते हैं, ठीक है। आगे चले, ये हमारा टॉपिक कौन सा पूरा हो गया, सांद्रता पूरी हो गई। तो आरबीएससी के सिलेबस में सांद्रता टॉपिक है। सांद्रता किसे कहते हैं, विलय की वह मात्रा जो निश्चित आयतन के विलायक या विलयन में डाली जाती है उसको सांद्रता कहते हैं, ठीक है ना। सांद्रता की हमने एक इकाई पढ़ी जिसका नाम था द्रव्यमान परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ी है, ठीक है। द्रव्यमान प्रतिशतता पर आधारित न्यूमेरिकल की है इसमें नहीं, और एक इकाई हमारी पूरी हो गई सांद्रता। कल हमने अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार भी पढ़े थे, तो अवस्था के आधार पर विलयन के कितने प्रकार थे 9, और 9 प्रकार के जो भी थे उन सभी के उदाहरण भी पढ़ लिए हमने, ठीक है। इस तरह 2 भाग हमारे पूरे हो गए नहीं। इसी में सांद्रता की और भी इकाई आपको बताऊं, सांद्रता की एक इकाई होती है जिसको कहते हैं मोललता, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मोलेलिटी, ये मोलेलिटी है, ठीक है। वैसे तो है क्या, इसको लेट ऑफ मोल कहते हैं। भाई मोललता भी एक इकाई है सांद्रता की, और इसको लेट ऑफ मोल कहते हैं।
मतलब मोल की देरी, मतलब मोल की देरी। और मोल की देरी कब होती है? इस इकाई का उपयोग जब करते हैं जब विलेय व विलायक दोनों किस अवस्था में हो? ठोस। अगर विलेय और विलायक दोनों की अवस्थाएं ठोस होती है तो सांद्रता की किस इकाई का उपयोग किया जाता है? मोलनता का उपयोग किया जाता है। और ये जो इकाई होती है ये ताप से स्वतंत्र होती है। इसका मतलब ताप बढ़ाने से इस इकाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी टेम्परेचर से ये इकाई अपरिवर्तित रहती है। तो आप मोलनता को शॉर्ट में क्या समझते हो? मोलनता को मोल की देरी समझते हैं। मोल की देरी का मतलब क्या होता है? विलय और विलायक जब दोनों ठोस अवस्था में होते हैं तो सांद्रता की मोलनता का उपयोग करते हैं। मोलनता इकाई टेम्परेचर से अप्रभावित रहती है, यानी ताप बढ़ाने से मोलनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है ना। अब इस इकाई की डेफिनेशन और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका उपयोग कब करते हैं? जब करते हैं जब हम 1000 ग्राम विलायक 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, भाई इसमें क्या विलयन तो बनता नहीं, इसमें लिख रहा है ना देरी, देरी शब्द लिख रहा है, इसका मतलब इसमें क्या नहीं बनेगा? विलयन नहीं बनेगा। ठीक है ना। भाई आपके सामने भी स्थिति यही है, अरे आप में भी देरी होती है विलयन बनने में। ये थोड़ी है आपका हर किसी से कॉम्बिनेशन तुरंत ही बैठ जाता है। ठीक है ना। समय आपको भी लगता है उसके साथ एडजस्टमेंट होने में, नहीं। इसलिए यहां भी क्या है? मोल की देरी है, यानी विलयन नहीं बनेगा। तो सिर्फ किससे चलेगी डेफिनेशन? विलय और विलायक से। अब मैंने 1000 ग्राम विलायक लिखा, इसको 1 किलोग्राम भी लिख सकता हूं कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलनता कहलाती है। ठीक है ना। भाई उसने लिख रखा है मोल बनाओ, देरी से बनाओ। ठीक है ना। किसके साथ बनाओ? विलायक के साथ बनाओ। अरे विलय के मोल बनाओ विलायक के साथ, देरी से बनाओ, पर समय लगना चाहिए उसमें। और समय कब लगेगा? जब दोनों की अवस्थाएं कैसी होगी? ठोस। याद करने का तरीका तो यही है इसका कि भाई जब दोनों की अवस्थाएं ठोस होगी, विलय की विलायक की, तो मोल बनने में समय लगेगा, मोल बनने में देरी होगी। ठीक है ना। और जब मोल बनने में देरी होगी तभी हम सांद्रता की इकाई मोलनता का उपयोग करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे सामने सांद्रता की इकाई मोलनता है। नहीं, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोलनता जो होती है इसका फॉर्मूला होता है कि भाई विलय के मोल, अब विलय के मोल किससे बनेंगे? विलय के मोल बनेंगे विलायक से। तो विलायक की मात्रा, और मात्रा किसमें लेनी है? किलोग्राम में। किसमें लेनी है? किलोग्राम में। इंटू 1/, सॉरी, मात्रा किसमें लेनी है? किलोग्राम में। तो मैंने नीचे से परिभाषा बनाई ना, 1 किलोग्राम विलायक में किसके मोलों की संख्या? विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलनता कहलाती है। भाई नीचे का मान इकाई कर दिया, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित किसके मोल? विलय के मोल क्या कहलाएगी? मोलनता कहलाएगी। ठीक है ना। अब चूंकि मोल बराबर क्या होता है, ऐसा हमने 11वीं में पढ़ा है, मोल बराबर होता है ग्राम में मात्रा बटे अणुभार। भाई मोल किस प्रकार बनाते हैं? जो ग्राम में मात्रा होती है उसमें उसके मोलिकुलर वेट का भाग लगा लेते हैं, अणुभार का भाग लगा देते हैं, तो मोल बन जाते हैं। तो मोल जब बनेंगे तो पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा? सूत्र क्या बनेगा? मोलनता का सूत्र क्या बनेगा? मोल की जगह ये लिख दें हम, मोल की जगह ये लिखें तो क्या हो गया? विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय का अणुभार। तो विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय का अणुभार इंटू 1/, अब नीचे क्या बचा? विलायक की मात्रा इंटू 1/, विलायक की मात्रा, और मात्रा किसमें? ग्राम में। हो गई ना। ये मोलनता सूत्र हो गया। इसको छोटे m से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m। ठीक है। मोलनता सामने है, मोलनता ताप से स्वतंत्र होती है। इसकी छोटी सी समरी बता दूं। अब इसमें क्या पढ़ा मोलनता में? मोलनता को मोल की देरी कहते हैं। मोलनता का उपयोग तब करते हैं जब विलय व विलायक दोनों की अवस्थाएं ठोस होती है। ठीक है ना। इसका मतलब इसमें विलयन का निर्माण नहीं होता है। मोलनता इकाई ताप से स्वतंत्र होती है।
ठीक है ना। मोललता की परिभाषा क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मोललता का सूत्र क्या होता है कि विलय के मोल किसके साथ बनेंगे, विलायक की मात्रा के साथ। तो विलय के मोल बटे विलायक की मात्रा इज इक्वल टू मोललता। मोल क्या होता है, मोल का मतलब होता है ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, यानी मोल की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार लिख सकते हैं। तो मोल की जगह मैंने ग्राम में मात्रा बटे अणुभार लिख दिया। तो सूत्र क्या बन गया, विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय का अणुभार इंटू 1 बटे विलायक की मात्रा किलोग्राम में। 1 बटे विलायक की मात्रा, और विलायक की मात्रा किस में होगी, किलोग्राम में होगी। ठीक है ना। ये हमारे सामने मोललता का फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले पर आधारित यदि न्यूमेरिकल करें, ये इकाई 11वीं में थी, यानी कक्षा 11 में है। ठीक है ना, फिर भी इसको 12th में बता रहा हूं इसमें। इस पर आधारित यदि न्यूमेरिकल करें तो न्यूमेरिकल कैसे होगा वो देखें। ये हमारे सामने प्रश्न है, प्रश्न ऐसे है, उसने लिखा 20% W/W C6H12O6 की मोललता बताइए, मोललता बताइए। अब 20% W/W की मोललता बतानी है हमें। ठीक है ना। तो इसका मतलब ग्लूकोज की मोललता बतानी है, कितने परसेंट ग्लूकोज दिया, 20%। तो 20% ग्लूकोज की मोललता बतानी है W/W में। तो अभी W/W का मतलब समझाया था 20% में। इसका मतलब C6H12O6 की मात्रा, ये तो कितने ग्राम है, 20 ग्राम है, क्योंकि विलय कितना है, 20 ग्राम ही तो है। विलय का नाम क्या है, C6H12O6 है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज 20 ग्राम है। तो टोटल विलयन की मात्रा, तो टोटल विलयन कितने ग्राम का होगा, 100 ग्राम का होगा। तो भाई विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा कितनी होगी, 80 ग्राम होगी। 100 में से 20 घटा देंगे, 80 ग्राम आ जाएगी। कौन सी इकाई निकालनी है, मोललता निकालनी है। तो मोललता में विलायक की मात्रा को किलोग्राम में लेते हैं, तो किलोग्राम बना दे 80 बटे 1000, ये किलोग्राम बन गया इसका। ठीक है, ये हमारे सामने किलोग्राम की स्थिति हो गई। मोललता का सूत्र क्या था, विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार इंटू 1 बटे विलायक की मात्रा, और विलायक की मात्रा किसमें लेनी है, किलोग्राम में। ठीक है ना, विलायक की मात्रा किलोग्राम में लेनी है। किलोग्राम में मात्रा जब लेंगे तो इसके आधार पर मोललता का सूत्र जमाते हैं। तो ये मोललता हुई, मोललता बराबर क्या होगी, विलय की मात्रा कितने ग्राम आई, 20 ग्राम आई। विलय का अणुभार, तो भाई C6H12O6 का अणुभार कितना होगा, 6 12 6। इसका अणुभार कितना होगा, कार्बन का 12 होता है, 12 6 72, एक हाइड्रोजन का 1 12 का 12, एक ऑक्सीजन का 16 होता है 96, टोटल कितना होगा 180। तो इसका अणुभार कितना होगा, ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, इनटू विलायक की मात्रा किलोग्राम में 80 बटे 1000, तो 80 नीचे रह गया, 1000 ऊपर चला गया। ठीक है ना, ये इससे 4 बार कट गया, हो गया ये 0 से ये कट गया ये। ठीक है ना, यानी हमारे सामने बचा क्या, 100 बटे 72, कितना बच गया, 18 चौके 72 होते हैं। ठीक है ना, तो 100 बटे 72 बच गया, बराबर 72 एकम 72 हो ही गया, 18 हो गया ये, यहां 18 बचेगा, इसमें 28 बचेगा, इसमें 28 में 0 लगी, 280 हो गया। ठीक है ना, तो 3 बार चला जाएगा, यानी 1.3 m, ये इसकी मोललता हो गई। ठीक है ना, तो 20% ग्लूकोज की मोललता निकालने का तरीका बता दिया कि 20% ग्लूकोज की मोललता कैसे निकाली जाती है। 20% का मतलब टोटल विलयन 100 का, 100 में ग्लूकोज कितना, 20 ग्राम, तो भाई पानी कितना, यानी विलायक कितना, 80 ग्राम होगा, तो विलायक उसमें 80 ग्राम होगा। लेकिन विलायक की मात्रा किलोग्राम में लेनी है, इसलिए इसमें 1000 का भाग लगा दिया, किलोग्राम बन गया ये। मोललता का सूत्र क्या होता है, विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार इंटू 1 बटे विलायक की मात्रा किसमें लेनी है, किलोग्राम में। विलय की मात्रा कितनी थी, 20 ग्राम, और विलय का अणुभार निकाल के बताया 180 होता है अणुभार ग्लूकोज का, ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है।
विलायक की मात्रा 80/1000, तो 80 नीचे आ गया, 1000 ऊपर चला गया। इनकी काटा पीटी करने पर नहीं, जो गुणा भाग करने पर इसमें जो आंसर आया वो कितना हुआ, 1.3 हुआ। तो इसकी मोललता कितनी निकल कर आई सामने, 1.3 m निकल कर आई। ठीक है ना। तो यह आपके सामने सांद्रता के प्रश्न हो गए, यानी न्यूमेरिकल हो गए, जिस इकाई का नाम क्या था, सांद्रता। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगले टॉपिक पर चलें। इसमें इस लेसन का जो अगला टॉपिक है उसका नाम है विलेयता, सोल्युबिलिटी है। तो इस लेसन के अगले टॉपिक का नाम है विलेयता, यानी सोल्युबिलिटी है। और विलेयता क्या होती है, किसी का किसी में घुलना। ठीक है ना, विलेयता कहलाती है। ठीक है, जैसे कि नमक का पानी में घुलना, शक्कर का पानी में घुलना, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जल में घुलना, या कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में घुलना, ठीक है ना, वो विलेयता कहलाती है। तो किसी के घुलने को ही विलेयता कहते हैं, सोल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है। और सोल्युबिलिटी हमें यहां दो प्रकार की पढ़नी है। एक पढ़नी है ठोस की द्रव में विलेयता, और दूसरी पढ़नी है गैस की द्रव में विलेयता। यानी हमें विलेयता कितने प्रकार की पढ़नी है, दो प्रकार की। एक पढ़ेंगे ठोस की द्रव में विलेयता, दूसरी पढ़ेंगे गैस की द्रव में विलेयता। ठीक है ना। तो दो प्रकार की विलेयता पढ़ेंगे, ठोस की द्रव में और गैस की द्रव में। नहीं, तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें, इसमें पहली जो विलेयता है उसका नाम है ठोस की द्रव में विलेयता। तो इसमें विलेयता का पहला टॉपिक क्या हुआ, ठोस की द्रव में विलेयता। तो विलेयता का पहला टॉपिक हो गया ठोस की द्रव में विलेयता। नहीं, ठोस की द्रव में विलेयता क्या है, इसको देखेंगे। इसका मतलब क्या है, ठोस को द्रव में डालना है, तो विलेय इसमें ठोस है और विलायक इसमें द्रव है। ठीक है ना, मतलब ठोस को द्रव में डालेंगे तो विलेय कौन हुआ, ठोस, और विलायक कौन हुआ, द्रव। और किसी ठोस की द्रव में विलेयता का अध्ययन करना है हमें। जैसे एग्जांपल है नमक का घोल। तो नमक का घोल ऐसे ही तो बनता है, नमक को पानी में डाल देते हैं, नमक क्या हो जाता है, ठोस, जल क्या हो जाता है, द्रव। ठीक है। लेकिन इस विलेयता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। ठीक है ना, भाई ठोस की द्रव में विलेयता होती है, कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है, किन किन कारकों से प्रभावित होती है, उसके बारे में देखना पड़ेगा। इसमें किसी भी विलेयता को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, नहीं, कि ठोस की द्रव में विलेयता किन किन कारकों से प्रभावित होती है, तो प्रभावित करने वाले कारक। तो ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, और इस विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर एक, सबसे पहला नंबर है प्रकृति। प्रकृति किसकी, विलेय और विलायक की। प्रकृति है विलेय विलायक की प्रकृति, पहला कारक है जो विलेयता को प्रभावित करता है। दूसरे कारक का नाम है ताप, और तीसरे कारक का नाम है दाब। तो ठोस की द्रव में विलेयता कितने कारकों से प्रभावित होती है, तीन कारकों से, प्रकृति से, ताप से और दाब से। ठीक है, प्रकृति से भी प्रभावित होगी ठोस की द्रव में विलेयता, ताप से भी प्रभावित होगी और दाब से भी प्रभावित होगी। इन तीन कारकों से विलेयता को प्रभावित किया जाता है। वैसे प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, प्रकृति दो ही होती है, कुछ तो प्रकृति में ध्रुवीय होते हैं, कुछ यौगिक प्रकृति में अध्रुवीय होते हैं। यानी कुछ पोलर होते हैं, कुछ नॉन पोलर होते हैं। पोलर कौन है, जो प्लस माइनस बनाते हैं वो पोलर कंपाउंड है, और जिनका आघूर्ण म्यू का मान 0 होता है वो नॉन पोलर कंपाउंड है, अध्रुवीय होते हैं। जैसे अध्रुवीय कौन है, I2, S8, N2O2, ये नॉन पोलर कंपाउंड है। कैसे यौगिक है, अध्रुवीय। CCl4, बेंजीन, ये सब अध्रुवीय है। ध्रुवीय कौन है, NaCl है, अमोनिया है NH3, SO2 है, ये ध्रुवीय कंपाउंड है। ठीक है ना, यानी प्रकृति दो ही भागों में बांटी जाती है। प्रकृति के दो ही प्रकार होते हैं, या तो किसी यौगिक की प्रकृति ध्रुवीय होती है या किसी यौगिक की प्रकृति अध्रुवीय होती है। हम पढ़ रहे विलेयता, तो विलेयता बनेगी कैसे, ठोस की द्रव में विलेयता बनेगी कैसे, उसको बनाने के लिए कितने फैक्टर होते हैं, तीन। दूसरे फैक्टर को तो आप सभी जानते हो,
हम अगर शक्कर को पानी में डाल दे, टेम्परेचर बढ़ा दे, ताप बढ़ा दे, तो शक्कर जल्दी घुल जाएगी पानी में, ठीक है कि नहीं। तो ठोस की द्रव्य विलेयता ताप बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, ठीक है ना। दाब क्या होता है, दाब कभी लगता ही नहीं है भाई ठोस पर, ठोस असंपीड्य होते हैं, और ठोस असंपीड्य होते हैं तो इन पर दाब नहीं लगाया जाता, इसलिए ठोस की द्रव्य विलेयता दाब से अप्रभावित होती है। दाब से क्या होती है, अप्रभावित, ठीक है। तो हमें तो इन तीन भागों का अध्ययन करना है, लेकिन तीनों भागों में थोड़ा थोड़ा परिचय सबको आना चाहिए इसमें, नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है, पर फिर भी आना चाहिए कि प्रकृति क्या है, विलय की प्रकृति और विलायक की प्रकृति। पहले तो आपको प्रकृति को समझना है कि प्रकृति किसी भी यौगिक की दो ही प्रकार से पाई जाती है, या तो ध्रुवीय प्रकार से या ध्रुवीय प्रकार से। ध्रुवीय प्रकार के यौगिक कौन से होते हैं, वो होते हैं जो धनायन और ऋणायन बनाते हैं। इसका मतलब जो प्रकृति में आकर आवेशित हो जाते हैं वो ध्रुवीय प्रकार के होते हैं, जो आवेशित नहीं होते वो अध्रुवीय होते हैं। जैसे ये अध्रुवीय है सारे के सारे उदाहरण। इसी प्रकार शक्कर होती है, एक तो ग्लूकोज होता है, एक शक्कर होती है 12-22-11, ठीक है ना, ये भी है ध्रुवीय कंपाउंड है दोनों, नहीं। तो प्रकृति जो होगी वो समान होनी चाहिए, जैसे इस विलय की प्रकृति ध्रुवीय है और इस विलायक की प्रकृति भी ध्रुवीय है, तो इसका मतलब विलेयता बन जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों की प्रकृति असमान है तो विलेयता नहीं बनेगी। तो प्रकृति क्या कहती है कि समान समान को घोलता है, यानी कोई किसी में घुलेगा कब, जब ही घुलेगा जब समान होंगे दोनों की नेचर, दोनों की प्रकृति अगर समान होगी, विलय की प्रकृति और विलायक की प्रकृति दोनों ही अगर समान होगी तो ही घुलेगा, वरना नहीं घुलेगा। अगर मान लो इसकी प्रकृति तो ध्रुवीय है और इसकी प्रकृति अध्रुवीय है तो नहीं घुलेगा, क्यों, असमान प्रकृति हो गई। तो असमान प्रकृति वाले कभी नहीं घुलते, ठीक है ना। किसी विलयन को बनाने के लिए दो घटक चाहिए, एक घटक विलय और दूसरा विलायक। अगर हमें कोई विलयन तैयार करना है और उसमें दो घटक है तो उन दोनों घटकों की प्रकृति समान होनी चाहिए। समान का मतलब अगर आपने विलय ध्रुवीय लिया है तो विलायक भी ध्रुवीय लीजिए, अगर आपने विलय अध्रुवीय लिया है तो विलायक भी अध्रुवीय लीजिए, तो ही घुलेगा वो, ठीक है ना। टेम्परेचर का बता ही दिया आपको, ताप बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है, किसकी, ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। और दाब, ठोस असंपीड्य होते हैं जिन्हें दबाया नहीं जा सकता है, इसलिए दाब बढ़ाने से विलेयता अप्रभावित रहती है, ठीक है ना। तो कल इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे, नहीं विलेयता को।